हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक 2022 बोर्ड परीक्षा का एक पेपर का सलूशन जो कि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैं क्या करवाऊंगा, इसी वीडियो में हल करवाऊंगा और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कॉपी पे बिल्कुल आपको बताऊंगा, हल करने का तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों हमारे साथ क्या कीजिए, जुड़े रहिए। चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 824 बीएल पेपर का सलूशन जो कि साइंस का है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन का पैटर्न आसान हो गया है। क्योंकि अगर जो आप 2018 के 10 ईयर्स को उठाकर देखें या क्वेश्चन बैंक्स को उठाकर देखें तो क्वेश्चन का पैटर्न 2022 में 23 में आसान हो गया है। आपने 3 पेपर खुद दिए हैं, आप खुद रियलाइज करेंगे कि पेपर का पैटर्न थोड़ा आसान हो गया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम 2022 के इस पेपर को हल करके आपको जाना है। आज ही देख लीजिए क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है, कल आपका विज्ञान का एग्जाम है। तो आज इस वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ कि पोस्ट करूंगा और इसको क्या करूँ, देखिए इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए, इनको क्वेश्चंस को मैं हल करवा दूंगा। जरूर ही आपको कुछ ना तो कुछ आएगा ही आएगा। दोस्तों चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसके उसके फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो जो हीरा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। अब सोचिए कि कैसे। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसमें जो 6 स्थितियां दर्पण की होती हैं, लेंस की होती हैं, उसको आप याद कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे याद करके जाएंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बनने ही बनने वाले हैं। 4 नंबर के बन जाएंगे, किरण आरेख खींचने के लिए बन जाएगा। तो आप उसे क्या कर लेंगे, एक बार देख के याद करके जाएंगे। और देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पूछा है कि निम्न में दिए गए प्रकाश में चाल के न्यूनतम होगा, तो हीरा में क्यों, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है और जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उतना ही वो चमकता है। तो हीरा का अपवर्तनांक आप जानते हैं अधिक होता है और हीरा ज्यादा चमकता है क्योंकि उसमें से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कम होता है। जब प्रकाश मतलब कम का मतलब कि जैसे मतलब हीरा है तो उसमें प्रकाश कम जाता है क्योंकि प्रकाश उसमें से बाहर ज्यादा निकलता है, इसीलिए वो ज्यादा चमकता है। ओके, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन मतलब कि ग वाला क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो 1/5 ओम की 20 ओम की 2.5 ओम की 1 ओम। तो आपको बता दूं कि कितना ओम होगा, 1 ओम इसका आंसर आएगा। इसको आप हल करेंगे मतलब कि 5 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उसको आप 5 बराबर टुकड़ों में काट रहे हैं तो एक प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो 1 ओम होगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे आपको अब यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न था। अभी देखिए अभी और आगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो देखिए पूछा है घ कि वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो आपको बता दूं वैद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, वोल्ट होता है। ओके, अब देखिए आपके यहीं से अब दूसरे प्रश्नोत्तर संख्या आपका 2 स्टार्ट हो गया। तो आपको कॉपी लिखनी तो आ गई है क्योंकि आप 3 पेपर दे चुके हैं। इसको मैं बस आंसर बताता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट के बिना अधूरी है क्योंकि आप उसे रट लेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो हम लोगों के वाहन होते हैं उससे में उत्तल दर्पण के मतलब कि आप लिखेंगे कि वाहनों में उत्तल दर्पण यानी साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है साइड मिरर के रूप में, इसलिए क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका अभिदृश्यक क्या होता है, मतलब कि अभिदृश्यक बड़ा भी होता है और प्लस उस वो प्रकाश को फैला देती है जिससे कि बहुत बड़ा क्षेत्र में वो देख लेती है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत ही छोटा बनता है जिससे कि वह एक बड़े क्षेत्र को अपने अंदर क्या कर लेती है, बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाती है जिससे जो ड्राइवर होता है उसको देखने में आसानी होती है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ख वाला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बने। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फिगर बना लेना है क्योंकि अगर जो आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को करने का उपाय बताता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन लेंस में आपको फंसा देंगे, आप माइनस प्लस में गलती कर देंगे और आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो आप इसे समझिए। पहले दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूरी पर बने। एक क्वेश्चन है आपका। तो आप इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ और इसको कॉपी पे लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पहले आप लिखेंगे,
पहले आप लिखेंगे कि नहीं, पहले आप क्या करेंगे, एक साइड में फिगर बनाएंगे, पेंसिल से आप बना लेंगे अपने कापी में देखने के लिए, समझने के लिए। तो उससे आप क्या करेंगे, ऐसे एक फिगर बना लेंगे। किसका कौन सा लेंस दिया था, तो अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का क्या करेंगे आप, एक बिल्कुल अच्छे से फिगर बना लेंगे। अवतल लेंस का आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अवतल लेंस का फिगर बनाने के बाद आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो कि आपको उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, कोई सा भी हो, आप उसमें ट्रिक लगा सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए। पहले क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आपने जब चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, चाहे नहीं भी पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाएं साइड है, यानी कि इस साइड है, जो इस साइड है, जो ए साइड है और जो ए साइड है, दो साइड हैं। तो ए साइड हमेशा कैसी होती है, माइनस होती है, और ए साइड हमेशा प्लस होती है। आपको याद रखना है। जैसे कि ये मेरे हाथ का राइट है, यानी कि दाएं, इसको क्या लिखेंगे, दाएं। यानी कि आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं राइट, राइट। और इसको लेफ्ट, लेफ्ट। आप समझ सकते हैं। अब आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट की लेफ्ट और राइट। देखिए, जो लेफ्ट में चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, माइनस में होंगी, जो राइट में चीज़ें होंगी वो प्लस में होंगी। अब आप समझते हैं, बोला है कि फोकस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो मैं पूरी चिन्ह परिपाटी आपको यही समझा देता हूँ। फोकस, फोकस, वस्तु की दूरी और भी, और आपको यही तीन चीज़ें मिलेंगी आपके, और कुछ तो मिलेगा नहीं ज़्यादा। तो इन तीन चीज़ों को मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण होता है ऐसा। अब अवतल दर्पण से आप प्रकाश को पहले गुजारिए, तब आपको कुछ समझ आएगा। तो जब भी आप प्रकाश को अवतल दर्पण से गुजारते हैं, तो ये प्रकाश किरण को क्या करती है, फैला देती है। बीच से पतला होने के कारण प्रकाश किरण को ऐसे फैला देती है, जैसे 3 भागों में फैल गया है। आप देख सकते हैं 3 भागों में बिल्कुल फैल गया है। तो अब समझिए बात को, क्योंकि अब इधर जाके तो ये कहीं मिलने वाला नहीं है, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि ये वाला बिल्कुल इधर चला गया, ये वाला बीच से ऐसे निकल गया और ये वाला ऐसे निकल गया। एक दूसरे को जब कभी कट ही नहीं करेंगे तो आगे फोकस बनेगा ही नहीं। जब आगे फोकस नहीं बनेगा तो हम जबरदस्ती आभासी रूप से फोकस पीछे बनाते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं, यानी कि उधर से देखने पर लगता है कि इधर यहाँ पे फोकस है, यहीं से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो ये आभासी फोकस होता है, फोकस तो होता है। और अब बताइए इसका फोकस कैसा होगा। इधर मैंने बताया कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, इधर मैंने बताया कि प्लस रहेगा। तो इसका फोकस कैसा है, माइनस, क्योंकि फोकस कैसा किधर बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो इसका फोकस कैसा होगा, माइनस। तो इसका फोकस निगेटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और वस्तु को आप इसी साइड रखेंगे, क्योंकि ये बुक द्वारा नियम है। आप कहीं भी किसी भी बुक में चाहे किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, ये हमेशा इधर वस्तु को रखते हैं, यानी यू भी हमेशा माइनस रहता है। जो यू है आपको वस्तु की स्थिति, वो भी कैसी रहती है, वो भी निगेटिव रहती है। और रही बात भी की, भी कैसा रहता है, तो दोस्तों जब आगे मिलेगा ही नहीं, जब आगे किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, जब इधर कोई एक किरण एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे ही बनेगा, एकदम निश्चित है कि पीछे ही बनेगा। तो जो प्रतिबिंब होता है वो भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो रही होगी और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। अगर जो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं है तो। अब चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, और यही कंसेप्ट आप सभी में लगाएंगे। जैसे अवतल लेंस हो गया, अब बात कर लेते हैं उत्तल लेंस की। मैं इसी वीडियो में आपको पूरा समझा देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में जाने पे दिक्कत न हो। अब देखिए, जो उत्तल लेंस होता है उसमें क्या स्थिति होती है, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। मैं आपको एक बात समझाते जा रहा हूँ, इधर माइनस और इधर प्लस रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि इधर जब उत्तल लेंस रहता है, तो अगर जो उत्तल लेंस से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो एक बिंदु पे क्या होती हैं, मिल जाती हैं। फिगर पे ध्यान दीजिए, मतलब मैं खुद अच्छा बना नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी देख के समझ जाइए। तो इसका फोकस कैसा हो जाता है, इधर इधर फोकस इसका पॉजिटिव हो जाता है। अब इसके फोकस को देख लेते हैं, तो इसका फोकस कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो भी पॉजिटिव बनता है, ज़्यादा वे में पॉजिटिव बनता है। एक स्थिति होती होगी जिसमें आभासी बनता होगा तो वो निगेटिव होता होगा, लेकिन इसका भी कैसा है, पॉजिटिव। और इसका यू कैसा है, तो निगेटिव। यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा, किसी में भी रहे, लेकिन यू क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो अब हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आई होप आपको लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप, एक ख नंबर क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में। ख नंबर का क्या है क्वेश्चन, ये है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ख,
आप एग्जाम में लिखने का तरीका जानते हैं, बस मैं क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ कैसे हल करेंगे। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे कि दिया है दिया है कि फोकस कितना है, फोकस इसका कितना है -30। क्यों -30 ले रहे हैं फोकस, -30 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है कैसा होता है, माइनस होता है। तो इस एफ को हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया है कि लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यानी जो भी आपका दे दिया, यानी खुद बता दिया है कि इतनी दूरी पर बनना चाहिए। तो भी कैसा बनेगा, भी इसमें निगेटिव रहेगा, भी कैसा रहेगा, निगेटिव। तो इसको भी हम लोग निगेटिव लेंगे और कितने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो -20 हम क्या लेंगे, इसका भी लेंगे, -20 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए आपको निकालना क्या है इसमें, यू, यानी वस्तु की स्थिति निकालनी है। वस्तु की स्थिति क्या करनी है, निकालनी है। और यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, आसान बिल्कुल क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप लिखेंगे कि लेंस सूत्र से, क्योंकि ये लेंस है, अवतल लेंस है, तो आप लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र से लिखने के बाद आप यहाँ पे लेंस का सूत्र लिखेंगे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है। तो इसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके। अब देखिए इसको लिखने के बाद आपका फोकस कितना है, -30। तो फोकस पे क्या लिखेंगे आप, -30 और बराबर 1/v का मान कितना है, -20 और -1/u। इसके बाद से आपका क्या है, ये सब आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ से आपके क्या है, कैलकुलेशंस हैं, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ से आप हल कर लेंगे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ और इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसका आगे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। ओके, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आप याद कर लेंगे। और एक इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष जब आप कहते हैं तो दूर दृष्टि दोष, जब दू बोल रहे हैं तो ऊ आ रहा है, यानी कि उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो है आपका, अवतल लेंस, तो अवतल में देखिए आप बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, जैसे निकट, जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है उसको आप जो बोलते हैं तो निकट, यानी अ आ रहा है बीच में, तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष, यानी दू उत्तल लेंस, और जहाँ निकट दृष्टि दोष की बात आए तहाँ अवतल लेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा और निकट दृष्टि दोष की परिभाषा आप याद कर लेंगे, कौन सा लेंस लगेगा मैंने बता दिया। तो देखिए इसकी परिभाषा बता देता हूँ। जब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो आपको निकट की चीज़ें दिखती रहेंगी, यानी कि आपको इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लिखेंगे कि वह व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति, या कुछ भी किस तरह से भी आप परिभाषा स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट वो सही रहना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट, मतलब कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जो दोष बोलेगा निकट दृष्टि दोष, यानी उसको निकट का दिख रहा है। अगर जो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष बोलता तो उसको दूर का दिख रहा होता और पास का नहीं दिख रहा होता। अगर जो निकट का बोला है तो निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। कुछ यही कॉन्सेप्ट होता है। और इसके बाद से हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा बड़ा बनाने के लिए प्रयुक्त स्थिति होगी। तो आपको जब 6 स्थितियां याद रहेंगी तो आपको पता होगा कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन आभासी बनता है। तो उसके जस्ट पहले हम रखेंगे वस्तु को, तो हम लोग का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि वास्तविक बनेगा। देखिए ये कीजिए अथवा ये कीजिए, तो इन दोनों में से कोई आए तो किरण आरेख वाले हैं, आपको वो स्थिति याद ही करके जानी है, तभी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, तभी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो वो आप याद करके जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इसी पदार्थ के अन्य तार एल लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करके आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा, तो इस क्वेश्चन को आपको 4 नंबर लेना ही लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पास क्वेश्चन क्या था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या डाल के, ये भी ख नंबर पे था, हालांकि दूसरे क्वेश्चन का था ख नंबर पे। तो इसे आप लिखेंगे, ख यहाँ पे डालेंगे और ख के बाद लिखेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक
ओम होता है, ओम होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और पूछा है कि यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे हल करेंगे जो, अथवा जो एक और क्वेश्चन इसमें दिया था, तो लिखेंगे कि यल लंबाई तथा ए मोटाई बिल्कुल इस प्रकार से लिखेंगे, तब आपको नंबर मिलेंगे 4 नंबर। यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध, के तार का यहाँ पे के तार के बाद क्या लिखेंगे, प्रतिरोध। यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 10 ओम है। तो यहाँ पे अब मैं इधर से लिख देता हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ कितना है कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ओके, यहाँ से इसको लिखने के बाद आप इसको दर्शाएंगे कैसे। आर बराबर क्या होता है, आप फार्मूला जानते हैं, आर बराबर रो ले, यानी आर बराबर रो यल अपान ए। तो इसको आप क्या लिखेंगे, आर का मान कितना है 10 ओम, तो आर को आप लिखेंगे 10, और रो कितना है, तो रो नहीं दिया है तो आप ऐसे ही लिख देंगे रो, और यल लंबाई तो यल ही होगा, और ए है तो ए ही रहेगा। जिस तरह भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जो बड़ा में दिया है तो आप बड़ा में लिखें, छोटा में दिया तो छोटा में लिखें। हालांकि मैं छोटा में लिख दिया तो मैं इसको काटने नहीं जा रहा हूँ, आपको लिख लेना होगा। तो अब इसको ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आर का मान आपको दिया है कि 10 ओम है, आर यानी प्रतिरोध, तो 10 ओम है, और ये इसी तरह उतार दिया आपने, और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। और देखिए इसमें दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि जिसकी लंबाई यल बाई थी तथा उसी पदार्थ का, मतलब इसी पदार्थ का, यानी इसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है, इसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होने वाली है, कि उसकी लंबाई कितनी है, यल बाई 3 तथा मोटाई 3a हो, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको लिखना है, आपने इतना क्वेश्चन तो कर लिया, अब आपको सामने इसके बाद लिखना है कि यदि तार की लंबाई यल बाई 3 तथा मोटाई 3a हो तो तार का प्रतिरोध बिल्कुल अच्छे से लिखना है। थोड़ी राइटिंग इसमें मतलब मेरी अच्छी नहीं है, तो आप अच्छा करके लिखेंगे। तो तार का प्रतिरोध, यही पूछा था आपसे कि यल लंबाई 3 और 3 हो जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ कि यल लंबाई 3 तथा मोटाई 3 हो तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लिख देंगे कि यदि तार की लंबाई यल बाई 3 तथा मोटाई 3 हो तो तार का प्रतिरोध होगा। और इसके आगे आप स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे आर दे चुके हैं पहले ही नाम, तो अब आप आर डैश दे दीजिए, या कुछ भी आर डैश दे सकते हैं। आर डैश बराबर लिखेंगे रो, अब यहाँ पे यल बाई 3, क्योंकि यल का मान यल बाई 3 और ए का मान कितना दिया है 3a। तो इस तरह आपने लिख लिया। अब देखिए आपको लिखना है आर डैश बराबर रो, अब यल बाई 3, अब इसके नीचे अब 1 होता है, मतलब कि आप मानिए चाहे ना मानिए, इसके नीचे 1/1 होता है, तो मध्य पद का मध्य पद में गुणा हो जाएगा, बाह्य पद का बाह्य पद में, इस तरह कर सकते हैं। और आपका इस 1 वाला जाके इसमें गुणा हो जाएगा, और मान लीजिए इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा, आर बराबर रो यल 1 से गुणा होता है 1, और 3 तरीके 9a, यानी यल बाई 9a। अब देखिए इसमें से आपको कुछ कॉमन का मतलब कि इसमें से आप कुछ दिख रहा है कि 1/9 है, ऊपर 1 है, 1 गुणा में और नीचे 9 है, तो 1/9 आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और आपके पास बचेगा क्या, रो यल अपान ए, वही या फिर यही रो यल अपान ए बचेगा। फिर आर डैश बराबर तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/9, और रो एल अपान ए का मान आपने यहाँ पे देखा है कि कितना है, रो एल अपान ए बराबर 10 ओम के, तो इसके बराबर जब ये है तो इसका मान हम ए रख सकते हैं। तो रो एल अपान ए का मान आप क्या रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे। तो आर डैश बराबर यहाँ से आप मैं इधर कर देता हूँ, तो आर डैश बराबर आपका आएगा 10/9 ओम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और आपको एक बात बता दूं कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में से एक क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर आएगा। तो ये फिजिक्स का सोल्यूशन था। तो इसके आगे आप क्या करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री बायोलॉजी के सोल्यूशंस को देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में क्या करते हैं, इसी वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।